हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राणा। हमने आईसी एनालिसिस के पहले अभी जो स्टडी हमारी चालू है वो है एनपी की, नाउन फ्रेज की। वो आपके कोर्स में भी है और साथ में ये है कि वो आईसी एनालिसिस करने के लिए ये पहले आना जरूरी है। तो हमने मॉडिफायर्स देख लिए। मॉडिफायर्स में हमने प्री डिटर्मिनर्स देख लिए, डिटर्मिनर्स देख लिए, एडजेक्टाइवल फ्रेजेस देख लिए। उसके बाद में हमने हेड देख लिया। हेड देखने के बाद में हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में डिस्कशन अपना हुआ था। प्रीपोजिशन फ्रेज जो है वो हेड के दाएं तरफ आता है। हेड मतलब नाउन। उसके बाद हमने देखा था कि मॉडिफायर के रूप में भी एडजेक्टाइवल फ्रेज यूज होता है, मतलब एडजेक्टिव आता है किसी भी नाउन के। जैसे गुड बॉय, तो गुड पहले आया, बॉय बाद में आया, मतलब बॉय के लेफ्ट हैंड साइड में मॉडिफायर लगा हुआ है। मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हेड नाउन के बाद भी एडजेक्टिव का यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जिससे कि हमें कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलती है। नॉर्मली ये लिखा है, देखिए आप, नॉर्मली एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज मॉडिफायर्स एंड दे अकर बिफोर द नाउन. But some adjectives have special purpose and meaning by following as a qualifier. Following a noun as. अब आप ये देखिए, the person concerned. जो person है उसके बाद में concerned हमारे पास में adjective आया है। हम concerned person भी कह सकते थे। कंसर्न पर्सन का मतलब होता है कि संबंधित व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति संबंधित है ना। तो ऐसा पर्सन, जैसे हम समाज की बुराइयों के बारे में बात करें तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई, मिस्टर जॉन इज वेरी कंसर्न्ड पर्सन। कंसर्न्ड पर्सन यानी उसको ये सामाजिक बुराइयों पे बहुत ज्यादा उसका ध्यान है, तो वो कंसर्न्ड पर्सन हो गया। मगर जब हम यहां कहेंगे कि पर्सन कंसर्न्ड का स्पेसिफिक मीनिंग होगा, वो कॉमन कंसर्न्ड पर्सन जैसा मीनिंग नहीं होगा। हम इसका मायना ये है, जैसे हम कोई एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद हम उस अधिकारी को लिख करके देते हैं कि आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए जो व्यक्ति इससे संबंधित है। तो यहां पर द पर्सन कंसर्न्ड आता है। कंसर्न्ड पर्सन यहां हम नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पे कंसर्न्ड का मीनिंग ही नहीं आएगा। कंसर्न्ड पर्सन केवल कॉमन वे में यूज होता है। जब द पर्सन कंसर्न्ड बोला तो विशिष्ट व्यक्ति हो गया वो, और ये पर्सन के बाद ये एडजेक्टिव का यूज होता है एज ए क्वालिफायर। इसी तरह से द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल, कौन सा अभिकरण है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार, और रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है ना, सबके लिए जिम्मेदार अधिकरण हो गया वो। मगर जब हम एक किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल, है ना। द अनअटेंडेड मैटर कॉमन हो गया, और द मैटर अनअटेंडेड मतलब वो पर्टिकुलर मैटर जो अनअटेंडेड रहा है। इसी तरह से थिंग्स शॉर्ट थिंग्स हम बोलते भी नहीं है, ये हमेशा दाएं हाथ पे ही एडजेक्टिव आता है, तो ये हो जाता है क्वालिफायर के रूप में। तो ये भी एडजेक्टाइवल फ्रेज बनाता है, और एज ए क्वालिफायर ये फिर यहां पर एडजेक्टिव लगता है। अब जहां तक हम दूसरे फ्रेजेस की बात करते हैं जो कि हेड के बाद में लगते हैं, मगर हमारे आईसी एनालिसिस में उसका कोई काम नहीं है।
केवल वो एनपी में जरूर लग जाते हैं पर आईसी एनालिसिस में नहीं लगते। जैसे हमने पार्टिसिपल फ्रेज लिया, पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी या ईडी लगा हो, ईएन लगा हो, थर्ड फॉर्म। तो जैसे द चाइल्ड नैगिंग फॉर आइसक्रीम इज माई नेबर्स सन, एक्चुअली ये जो है रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है। ये हमारे को अर्थ समझा देता है कि चाइल्ड नैगिंग मतलब हम समझ जाएंगे कि चाइल्ड हु इज नैगिंग, जो जिद कर रहा है या मांग रहा है आइसक्रीम। तो इसमें हमने हु इज नैगिंग को रिड्यूस कर दिया है और चाइल्ड के बाद में आया, ये देखिए हु इज नैगिंग है एक्चुअली ये, और ये एनपी में हम लगा लेते हैं, मगर ये क्लॉज है। क्लॉज का हम एनालिसिस आईसी एनालिसिस में नहीं करते हैं। इसी तरह से द गर्ल सीन इन द नेक्स्ट रो इज अ गुड ओरेटर, एक्चुअली द गर्ल सीन है जो सीन हम थर्ड फॉर्म ले रहे हैं। हम आईएनजी या ईएन को बोलते हैं पार्टिसिपल। आईएनजी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, किसी भी वर्ब में लगा होता है तो, और ईएन जो लगता है वो थर्ड फॉर्म होता है, वो किसी भी वर्ब में लगता है तो थर्ड फॉर्म वो पार्टिसिपल कहलाता है। अब ऐसा पार्टिसिपल ये आ गया, हमारे पास आईएनजी और ईएन एडजेक्टिव भी होते हैं मगर वो मॉडिफायर में आते हैं। मॉडिफायर मतलब वो नाउन के हेड के पहले आते हैं, बाएं हाथ पे आते हैं। यहां पर आप देखिए द गर्ल सीन इन द नेक्स्ट रो। अब यहां एक्चुअली वो क्या है, असली उसका कंस्ट्रक्शन जो है द गर्ल हु इज सीन, लड़की जिसे देखा गया, जो देखी गई। इसी तरह से द मैन हु इज फाउंड, द वीमन सिंगिंग, द वीमन हु आर सिंगिंग। ये मैंने यहां पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, मतलब है ये रिलेटिव क्लॉज ही, मगर इनको हमने समझ के लिए या बोलचाल की भाषा में इस तरह से नाउन के बाद में आईएनजी या ईएन लगा करके लिख दिया है। अब आता है जो नाउन को फॉलो करता है, मगर फिर आईसी एनालिसिस के काम में आपके उतने बी तक के काम आएगा आपको, प्रीपोजिशनल फ्रेज और ऐसा एडजेक्टिव जो एडजेक्टाइवल फ्रेज जो कि नाउन के दाहिने हाथ पर आता है एज क्वालिफायर आता है, उसकी अपन ने बात कर ली है। ये मैं आपको केवल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। एपोजिटिव्स जो होते हैं, एपोजिटिव यानी किसी भी चीज को वो एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि दलजीत दोसांझ द फेमस पंजाबी एक्टर इज अराइविंग एट देवास टुडे। अब दलजीत दोसांझ और वो फेमस पंजाबी एक्टर ये दोनों एक ही हैं, मैंने केवल उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। तो ये एपोजिशन का केस कहलाता है, सेम चीज होती है दोनों। जैसे बोला डोसा द पॉपुलर डिश ऑफ द साउथ, तो ये एक ही चीज है दोनों। डोसा इसको जब ये क्वालिफाई कर रहा है डोसा को द पॉपुलर डिश, इसका एक्सप्लेनेशन है ये। अल्बर्ट आइंस्टीन द ग्रेट साइंटिस्ट, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो है नाउन बना है, नाउन के बाद में आ रहा है द ग्रेट साइंटिस्ट, हैं दोनों एक ही चीज। तो ये आपके आईसी एनालिसिस में नहीं आता है, मगर एनपी में इसका उपयोग होता है। जॉफ्री चॉसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये एक ही है दोनों। तो ये एपोजिशन का केस कहलाता है। इसी में आपको मैं और एग्जांपल देता हूं एपोजिशन में ही। नाउन क्लॉज दैट क्लॉज फंक्शनिंग एंड एपोजिशन टू एच। तो ऐसे क्लॉजेस जो होते हैं एपोजिशन के काम में, एपोजिशन इन्हें उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउन क्लॉज दैट क्लॉज ये एपोजिशन का केस। एपोजिशन यानी वो और नाउन दोनों एक ही है, नाउन एक शब्द है, हमारा हेड जो है एक ही शब्द है। मगर जब हम क्लॉजेस को देखेंगे, क्लॉज एनालिसिस में जब आएंगे, तब हमको ये चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। ये हमको फिर से इसको दोबारा करना पड़ेगा, अभी कर लेते हैं और दोबारा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, यहां पर नॉर्मली इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, बिलीफ। अब बिलीफ यानी विचार। अब मैं ये कह दूं कि इट इज माई बिलीफ दैट यू आर ए वेरी गुड बॉय, तो ये मेरा विचार है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तो बिलीफ और ये दोनों, उसका एक्सप्लेनेशन एक ही हो गया। थॉट, न्यूज। अब न्यूज समाचार,
द न्यूज दैट PM is arriving tomorrow is true. अब द न्यूज क्या है? PM is arriving tomorrow. न्यूज और ये एक ही हो गए हैं, तो ये इसी का एक्सप्लेनेशन है. कभी दैट लगा करके बोल देते हैं, और कभी हमने बोला कि दलजीत दोसांझ द फेमस पंजाबी एक्टर, तो हमने दैट नहीं लगाया उसमें, तो ये दैट है, पर है ये क्लॉज, ये फ्रेज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं. ही डिड नॉट बिलीव द मैसेज. देखिए यहां है ना, ही डिड नॉट बिलीव द मैसेज, ये मैसेज है. मैसेज का एक्सप्लेनेशन क्या है? दैट दे आर लीविंग फॉर ए पिकनिक, कि वो पिकनिक पे लिए जा रहे हैं. इस समाचार, इस मैसेज, इसको संदेश जो मिला उस पे उसने भरोसा नहीं किया. तो संदेश और वो संदेश के अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है दोनों एक ही है. जैसे वी एप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट द कॉलेज हैज एक्वायर्ड ग्रेड A बाय NAC. हम इस सत्य की प्रशंसा करते हैं कि कॉलेज ने NAC से A ग्रेड प्राप्त किया. सत्य क्या है? फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि दैट द कॉलेज हैज एक्वायर्ड ग्रेड A बाय NAC. फिर ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद द न्यूज. वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया न्यूज से, है ना. कौन सी न्यूज? दैट हिज सॉन्ग वॉज सिलेक्टेड विद ग्रेट अपलॉज, कि उसके गीत को बहुत प्रशंसा से सिलेक्ट किया गया. इसी में नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. शी नेवर हैड एन आइडिया. अब आइडिया क्या है? दैट शी वुड प्रूव टू बी द बेस्ट, कि वो अपने आप को बेस्ट प्रमाणित करेगी. उसको ये आइडिया नहीं था. बस आइडिया का एक्सप्लेनेशन है ये. तो ये पूरा का पूरा एक क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज है ये, और ये एपोजिशन में है, मतलब आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा है. तो ऐसे हम शब्दों का जब उपयोग करते हैं तो ये क्लॉज होते हैं. मैं एक छोटा सा इसमें अपना एक एक्सप्लेनेशन, इसका एक एनालिसिस कर देते हैं. अपन ने पहले भी किया था कि हम क्लॉज को इसमें एक्सप्लेन नहीं करते. जैसे ये है, द चाइल्ड नैगिंग फॉर आइसक्रीम. अब द चाइल्ड नैगिंग फॉर आइसक्रीम मतलब यह है कि हु इज नैगिंग फॉर आइसक्रीम. एक्चुअली ये है उसकी पोजीशन, है ना. तो हु इज को हमने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया है, इसलिए ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज कहलाता है. इसमें हमारा ये NP पूरा बन गया. NP2 हमने ये निकाला, तो इसमें द चाइल्ड निकला, डिटर्मिनर निकल गया, डेफिनेट डिटर्मिनर आर्टिकल निकल गया, है ना. ये निकलने के बाद यहां पर ये बन गया द, और चाइल्ड जो है वो हेड नाउन बन गया आपका. HN भी कर सकते हो आप ऐसे. और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? R से रिड्यूस्ड, फिर ये रिलेटिव क्लॉज हो गया. ये हेड नाउन ऊपर लिखा हुआ है, डेफिनेट डिटर्मिनर आर्टिकल ले लिया हमने. ये निकल गया आपका ये आर्टिकल, और इसमें एक्चुअली यहां पर आना था द, है ना. ये आया द, फिर ये चाइल्ड आया ही हुआ है यहां पर. चाइल्ड को हम चाइल्ड को यहां से उठा करके यहां रख देते हैं, है ना. एक्चुअली ये चाइल्ड यहां आना चाहिए था ना. और ये नैगिंग फॉर आइसक्रीम जो है ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, ये यहां आ गया. तो ये हो गया आपका IC एनालिसिस हो गया. मगर ऐसे IC एनालिसिस आएंगे नहीं, आपको सेंटेंसेस आएंगे. ये नाउन क्लॉज है आपने जो अभी देखा है. तो मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा. इसके आगे अब हम सीधे चलेंगे IC एनालिसिस की तरफ. तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली IC एनालिसिस में क्या होता. अभी तक हमने उसके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने को देखा है. नाउ आई फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू सॉल्व एन IC एनालिसिस. मैं आपके साथ करूंगा. टिल देन ऑल द बेस्ट. Thank you very much. Take care. Stay home.
ऑल द बेस्ट।